आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो हमारा अभी हमने पढ़ा जो मुख्य या प्राथमिक नर जनन अंग है उसके बारे में पढ़ा। क्या था वो? वृषण। और किसमें किस स्थित था वो? वृषण कोश में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा जो हमारा पॉइंट था द्वितीयक सहायक अंग जो हमने पढ़ना था वो अब हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आपको दिए हुए हैं क्रम से कौन कौन से अंग हैं। पहला आपका है अधिवृषण, जिसको इंग्लिश में हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये 6 मीटर लंबी होती है। 6 मीटर का मतलब बहुत होता है, ठीक है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कुंडलित होती है कि वो कुछ सेंटीमीटर में ही के स्थान पर ही आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये क्या कार्य करती है? इसका कार्य है वृषण से शुक्राणु को शुक्रवाहिनी में पहुंचाना, ठीक है। शुक्रवाहिनी का मतलब ऐसी नलिका जो शुक्राणुओं को ले जाती है, तो उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। और अधिवृक्क का कार्य क्या होता है? ये वृषण से शुक्राणु को शुक्रवाहिका में ले जाता है। वृषण में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब जब वो बन गए हैं तो उनको उनके उस अंग तक पहुंचाएं जहां से उन्हें बाहर निकलना है। तो वो काम कौन करता है? अधिवृक्क करता है उसे पहुंचाने का। किसमें? शुक्राणु वाहिनी में या शुक्रवाहिनी में। दूसरा अंग अब हम शुक्रवाहिनी पढ़ते हैं, जिससे हम वास डिफरेंस कहते हैं। इसका कार्य, ये केवल क्या कार्य है इसमें? शुक्राणु जो हैं वो इसके थ्रू पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? शुक्राशय में, ठीक है। शुक्राशय क्या है? जहाँ पर शुक्राणु कलेक्ट होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्षारीय तरल द्रव पाया जाता है। ये एक ग्रंथि है और इसमें क्षारीय, ठीक है, क्षारीय का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जिसका pH 7 से ऊपर होता है। तो इसमें क्षारीय तरल द्रव पाया जाता है और जब उस तरल द्रव में शुक्राणु भी आ जाते हैं तो उस तरल द्रव को हम क्या नाम देते हैं? वीर्य, या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं सेमेन, ठीक है। अब इसका चौथा सहायक अंग क्या है? मूत्र मार्ग। यही मूत्र मार्ग जो है जिस छिद्र के द्वारा ये खुलता है बाहर की तरफ, वो जनन छिद्र भी कहलाता है। अब पांचवा इसका प्रमुख अंग क्या है? सहायक अंग क्या है? शिश्न, जिसे इंग्लिश में हम पेनिस कहते हैं। और ये बाह्य जनन अंग है, ठीक है। बाह्य, बाहर की तरफ ये जनन अंग पाया जाता है। मांसल होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे जो हमने पढ़े ये सारी क्या हैं? आपको नलिकाएं दिख रही हैं, है ना, नलियां हैं जो एक अंग से दूसरे अंग में खुल रही हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां नर में कितनी हैं? 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि से एक द्रव स्रावित होता है जो कि वीर्य का, वीर्य मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर स्थित होता है, ये शुक्राशय में। और इसमें क्या होता है? शुक्राणु और तरल द्रव। तो उस वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग कौन बनाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव। फिर इसका कार्य क्या होता है? ये शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जिनके नाम मैंने ये दिए हुए हैं, पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, एमाइलेज। ये 3 एंजाइम जो हैं वो इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्रव में पाए जाते हैं, ठीक है। और काउपर ग्रंथि भी इसी तरह से सहायक ग्रंथि होती है। ये इसमें भी क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखने में का काम करता है। तो बच्चों ये हो गए हमारे नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग और उसके द्वितीयक सहायक अंग और ग्रंथियाँ, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही मैं आपको एक डायग्राम भी भेज दूँगी जिसको आप देखकर इनके अंगों का विस्तृत वर्णन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मादा जननांग के विषय में पढ़ेंगे।